आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट से स्टार्ट कर रहे हैं और इसकी जो पढ़ाई के तरीके हैं उसको हम समझेंगे। और आज हमारा जो पहला लेक्चर होगा वो होगा हिंदी पर, क्योंकि हिंदी से बड़े अच्छे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और हिंदी वर्णमाला आज मैं आपको पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा, जिससे एक प्रश्न तो आना तय है। जितने भी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हैं उन सारे सब्जेक्ट को मैं एग्ज़ाम होने से पहले बड़े ही आराम से ख़त्म कर दूंगा। वर्तमान में मैं 1 या 2 सब्जेक्ट लेकर चलूँगा, इन दोनों को ख़त्म करने के बाद जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं उनको भी लेकर चलूँगा। तो यूपी पेट को अगर आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, ये मान के चले कि 80+ क्वेश्चंस अगर आपको टच करने हैं तो आप मेरे साथ बने रहिए। बहुत ही आसान से, चूँकि हाई स्कूल लेवल की चीज़ें हैं और उसमें भी सबसे बड़ी चीज़ है कि फालतू चीज़ों को हम नहीं पढ़ेंगे। सेलेक्ट होने के लिए सेलेक्टेड चीज़ों का पढ़ना बड़ा अनिवार्य है। तो याद रखेंगे एक बार फिर से मेरी ये जो कोटेशन है कि सेलेक्ट होने के लिए याद रखेंगे कि सेलेक्टेड चीज़ों को पढ़ना अनिवार्य है। ठीक है, तो डबल एस का इस्तेमाल जीवन में हमेशा कीजिए। ठीक, क्या है? सेलेक्ट होने के लिए सेलेक्टेड चीज़ों को पढ़िए। चलिए समय न बर्बाद करते हैं, सीधे अपने मुद्दे पर आते हैं। और आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला में स्वरों के बारे में। पहले तो पढ़ते हैं वर्णमाला क्या है, इसको समझते हैं। देखिए वर्णमाला क्या है, परिभाषा बहुत विशेष, चूँकि जब मैं पहला वीडियो पढ़ाया हूँ इसमें हिंदी के लिए सुपरटेट के बारे में, उसमें मैंने बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा दिया है कि वर्णमाला एक माला है। देखिए वर्णमाला, वर्णों की माला। माला क्या होती है? फूलों को अगर किसी धागे में पिरो दिया जाए तो माला होगी। वैसे ही अगर वर्णों को भी अगर किसी धागे में पिरो दिया जाए, किसी स्थान पर रख दिया जाए तो उसे हम वर्णमाला कहेंगे। बात समझ में आ रही है? लेकिन धागों को एक क्रम में रखना है। फूलों को भी जब माली इसको फूल की माला बनाता है तो उसको भी सुंदरता उसमें बढ़ाने के लिए उनको भी क्रम से लगाता है। ठीक है, रैंडमली नहीं लगाया जा सकता। इसी हिसाब से वर्णों को भी एक क्रम से लगाना है। इसीलिए जब भी वर्णमाला अगर आपसे पूछे तो आपको क्या कहेंगे कि वर्णों का एक सुव्यवस्थित क्रम। वर्णों का क्या होना चाहिए? एक प्रकार का सुव्यवस्थित क्रम होगा, तभी वो वर्णमाला कहलाएगी। अब देखिए वर्णमाला में 2 चीज़ें हैं। क्या क्या है? एक स्वर है, एक व्यंजन है। बातें समझ में आ रही ना? एक स्वर होगा और एक व्यंजन होगा। एक स्वर और एक व्यंजन। जरा सा कलर मैं इससे बढ़ा देता हूँ, थिकनेस इसकी। चलिए ठीक है, एक स्वर होगा और एक व्यंजन होगा। ठीक है, अब आगे देखिए स्वर क्या है, पहले स्वर को समझते हैं। ठीक है, स्वर की परिभाषा को समझते हैं कि स्वर क्या है। देखिए जिनका उच्चारण अबाध गति से किया जाता हो उसे स्वर कहेंगे। ठीक है, ऐसे अक्षर, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए किसी और स्वर की या फिर किसी और व्यंजन की या फिर किसी और वर्ण की आवश्यकता न पड़े, उसे ही हम क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। बात समझ में आ रही ना? एग्जाम्पल से आप समझिए। मान लीजिए कोई ऐसा आदमी हो जो सारे काम कर लेता हो, उसे किसी और आदमी की आवश्यकता न पड़े। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। वहीं पर कोई ऐसा आदमी हो जो डिपेंडेंट हो किसी आदमी पर, कि जब तक वो नहीं आएगा तब तक हम काम नहीं कर पाएंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे। बातें समझ में आ रही ना आपको? वही दशा यहाँ पे भी है स्वर और व्यंजन की। आगे बढ़ें। अब देखिए स्वर कितने प्रकार के हैं इसको देखते हैं। तो स्वर 3 प्रकार के, एक है ह्रस्व, एक है दीर्घ, एक है प्लुत। अब समझिए इन तीनों को। क्या है? एक ह्रस्व, एक दीर्घ, एक है प्लुत। ह्रस्व मतलब होता है छोटा। ह्रस्व मतलब छोटा, ये आम भाषा का शब्द है समझने के लिए। एक्चुअली में जिससे हम लोग छोटा सा, छोटा ई, छोटा अ, ठीक है, छोटा ऊ कहते हैं, वो ह्रस्व में आते हैं। छोटे वह होते नहीं हैं। ठीक है, वो हमें बचपन में सिखाया जाता है कि हम आसानी से चीज़ों को समझ लें। ह्रस्व का तात्पर्य ये होता है जिसमें एक वर्ण मात्रा काल की आवश्यकता हो। ठीक है, जैसे परिभाषा यहाँ पे देखिए क्या है परिभाषा, कि जिनके उच्चारण में एक मात्रा काल का प्रयोग किया जाता हो वो ह्रस्व हो जाएंगे। एक मात्रा काल का तात्पर्य क्या है? ये देखिए मैंने लिख दिया अ, तो ये क्या है? एक मात्रा है ना। अगर हम यहाँ लिख देते आ तो यहाँ पे क्या हो जा रही है? 2 मात्राएं हो रही हैं। तो एक मात्रा काल जहाँ पर हो वहाँ पे ह्रस्व होगा। जैसे अ हो गया, ऊ हो गया, ठीक है, ई हो गई। ये सब चीज़ें क्या होती हैं? ये आती हैं ह्रस्व में आएंगी। बातें समझ में आ रही हैं? अभी कौन कौन से ह्रस्व में आएंगे, कौन दीर्घ में आएंगे, मैं अभी आपको बताऊंगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए दीर्घ की ओर आते हैं। दीर्घ क्या है? देखिए भाई,
तो जिनके उच्चारण में दो मात्रा काल की आवश्यकता पड़े, जैसे मैंने देखिए हर्ष में अ था और दीर्घ में आ हो जाएगा, क्यों? क्योंकि अब इसके उच्चारण में कितने मात्रा की आवश्यकता है? दो मात्रा की आवश्यकता है, ठीक है। तो जहाँ पर दो मात्रा की आवश्यकता पड़े वो क्या हो जाएगा? दीर्घ, और जहाँ पर एक मात्रा की आवश्यकता पड़े वो क्या हो जाएगा? हर्ष हो जाएगा। कॉमन सी चीज़ें हैं। आगे बढ़ें, चलिए आगे देखते हैं प्लुत को, कि प्लुत क्या है। देखिए जिनके उच्चारण में दो से अधिक मात्रा का प्रयोग हो। अब देखिए हर्ष में एक था, दीर्घ में दो था, और प्लुत में क्या होना चाहिए? 2 + 1 मतलब 2 प्लस हो, ठीक है। 3 मात्रा काल की आवश्यकता पड़े उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे प्लुत स्वर कहेंगे, ठीक है। एक ही प्लुत स्वर होता है, इससे लोग कहते हैं ओम, ठीक है। ओम कहते हैं ना, ये क्या होता है? एक ही प्लुत स्वर होता है, बाकी और प्लुत स्वर हिंदी में देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा इसे मैं मिटा देता हूँ और आपको बताता हूँ कि कितनी मात्राएं कौन कौन सी हैं, ठीक ना। आगे देखते हैं। देखिए देखा जाए सबसे पहले कि मूल हर्ष स्वर कौन कौन से हैं। ऐसे कौन से स्वर हैं जो मूल रूप से हर्स्व हैं, मूल रूप से छोटे हैं? हर्स्व का मतलब छोटा। पिछले जाइए, जब हम लोग बचपन में पढ़े थे चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। मूल ह्रस्व स्वर मतलब जो ऐसे स्वर जो छोटे हों, कौन कौन से हैं? तो 4 नज़र आ रहे हैं। कौन कौन? ये देखिए, एक है अ, ठीक है, एक है ई, एक है उ, एक है री, ठीक है। 4 हो गए। कौन कौन? अ, फिर ई, फिर उ, फिर री। तो ये 4 कौन से हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे मूल ह्रस्व स्वर। ये कौन होंगे? मूल ह्रस्व स्वर होंगे। आगे बढ़ते हैं, मूल दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं इसे देखते हैं भाई। देखिए तो मूल दीर्घ स्वर बड़े में कौन है? देखिए आ बड़ा है, ई भी बड़ी है, उ ये भी बड़ा है। इसका मतलब 3 क्या हो गए? मूल दीर्घ स्वर हो गए, ठीक है। टोटल स्वर कितने नज़र आ गए हमको? 7 नज़र आ गए। आगे बढ़ते हैं। आगे देखा जाए तो ये देखिए संयुक्त स्वर की बात कर रहा है कि संयुक्त स्वर का तात्पर्य है कि जब दो स्वरों को आपस में मिला दिया जाए उसे ही हम क्या कहेंगे? संयुक्त स्वर कहेंगे। जैसे आप देखिए ध्यान से यहाँ पे कैसे कैसे बनाए गए हैं। जैसे ए और ए, तो ए भी क्या है? दीर्घ स्वर है। क्यों? क्योंकि वह अ और आ और ई और ई, एक मात्रा काल ये, एक मात्रा काल ये, इन दोनों के मात्राओं के योग से क्या बन गया है? ए बन गया है। इन्हीं दोनों के योग से फिर ए बन गया है। बात समझ में आ रही है? ओ की बात करते हैं तो अ और आ के साथ उ और उ जब मिलता है तो ओ बनता है, और फिर उसमें हम लोग, और ये गलत हो गया, ये अ जैसे फिर इसमें जोड़ देंगे, सॉरी नहीं, ठीक ठीक ठीक, अ आगे देखिए लिखा गया, ये आगे यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। और जैसे ही ओ में अ या आ जोड़ देंगे तो अ हो जाएगा। तो ये जो 4 नज़र आ रहे हैं ना, ये देखने से मिल रहा है कि ये किन्हीं दो को जब जोड़ रहे हैं आपस में हम, तभी ये बन रहे हैं। ये 4 कब बन रहे हैं? जब किन्हीं दो को आपस में कंपाइल कर दे रहे हैं तब ये 4 बन जा रहे हैं। इसका मतलब इन्हें कैसे स्वर कहेंगे? तो इन्हें हम क्या कहेंगे? संयुक्त स्वर कहेंगे। तो एक चीज़ नज़र आ गई होगी कि यहाँ से हमारे पास 4 क्या हो गए? संयुक्त स्वर भी हो गए। फिर से रिपीट करते हैं। देखिए मूल स्वर कितने थे? हर्ष स्वर 3, मूल दीर्घ स्वर 3, ठीक है। हर्ष स्वर 4, दीर्घ और 4 अब क्या हो गए? संयुक्त हो गए। तो 4 3 7 4 11, मतलब स्वर कुल कितने हो गए? 11 हो गए। बातें समझ में आ रही ना? थोड़ा सा इसको एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं कि एग्जाम में अगर पूछता है तो कैसे करना है। आगे देखिए। देखिए हम लोगों ने इससे पहले 3 मूल दीर्घ स्वरों को देखा और 4 संयुक्त स्वरों को देखा। तो संयुक्त स्वर भी तो दीर्घ है और ये भी दीर्घ है। तो प्रश्न ये पूछेगा कुल दीर्घ स्वर कितने हैं? तो कुल दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 7 है। कुल दीर्घ स्वरों की संख्या 7। कौन कौन? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। बात समझ में आ रही ना? ये आपको समझ में आ गया होगा कि कुल दीर्घ स्वर कितने हैं, कुल ह्रस्व स्वर कितने हैं, ठीक है। आगे थोड़ा सा स्टेप बढ़ते हैं और यहीं पे चैप्टर लगभग समाप्त हो गया। हाँ, ये एग्जाम में कई बार प्रश्नों में आ जाता है, कभी कभार इसको छोटा सा रट्टा सिर्फ मारना है, बहुत विशेष नहीं है ये। रट्टा में आपको क्या मारना है? देखिए ध्यान से। लिखा है कि उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या कितनी है? तो 11 है। बात समझ में आ रही है कि उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या कितनी है?
तो 11 है। ठीक है, अब एक चीज़ कभी कभार एग्जाम में पूछता है कि अयोगवाह क्या है, इसी में लोग पढ़ते हैं, बता देता हूँ मैं। देखिए अयोगवाह को पहले लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये अयोगवाह हो गया। अयोगवाह का मतलब ये होता है कि जो जिसका अयोग, जो किसी से कंपाइल ना हो पाए, किसी से जिसका योग ना हो पाए, वो क्या हो जाएगा, अयोगवाह हो जाएगा। तो हिंदी में दो ऐसे अयोगवाह हैं। कौन कौन से? एक है अंग और एक है ठीक है, थोड़ा सा इसे मोटा कर देता हूँ, ये पता नहीं क्यों पतला हो गया यहाँ पे आके। ठीक है, एक है अंग और एक है आह। ठीक है, अंग अह पढ़े ना, अंग अह, तो ये आ मैं लिख दूँ अंग अह। तो ये अंग और अह ये क्या है, अयोगवाह है। इनका योग कहीं नहीं हो पाता, न स्वर में न व्यंजन में, तो इसे हम क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। अब इस चीज़ को ध्यान से विशेष तौर पे देखिए कि लोग क्या करते हैं कि जो 11 स्वर हैं, ठीक है, क्या करते हैं लोग कि 11 स्वर में इन दो अयोगवाह को जोड़कर 13 बताते हैं कि स्वरों की संख्या कितनी हो गई, 13 हो गई। तो ऐसा आप गलती से नहीं कीजिएगा, जब भी स्वर पूछेगा तो उनकी संख्या हमेशा 11 होगी और 2 अयोगवाह होंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। अगला वीडियो इसी पे व्यंजन पर आधारित होगा। 11, 12 या 13 मिनट की, जितने मिनट की भी वीडियो होगी, मैक्सिमम 11 से 12 मिनट की वीडियो आएगी। इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको पूरी तरह से गारंटी दे सकता हूँ कि अब कोई भी ऐसा प्रश्न आपको स्वरों से नहीं होगा जो आप नहीं कर पाएंगे। हाँ, वर्गीकरण जो स्वरों का होगा वो बाद में, इसके बाद हम आपको बता देंगे कि वर्गीकरण में कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।